हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है बच्चों। मैं आज आपके लिए कक्षा 7 वार्षिक परीक्षा विषय विज्ञान पूर्णांक 100 और समय 2 घंटे 30 मिनट आपको बच्चों मैं यहाँ हल सहित पेपर कराने जा रहा हूँ। और बच्चों यहाँ पर मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। मैं इसी तरह आपके लिए कंटेंट लाता रहता हूँ बच्चों। हर पेपर अर्धवार्षिक वार्षिक सभी का पेपर की तैयारी मैं करवाता हूँ अपने चैनल पर, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बच्चों, यहाँ देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 1 से 15 तक के लिए प्रति प्रश्न 1 अंक और प्रश्न संख्या 16 से 22 तक प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न 1 नंबर के हैं, कुछ नंबर 5 के हैं, तो अभी बताया जाएगा आपको, देख लीजिए। कह रहा सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो कह रहा है शाकीय पौधा में बिंदुस्राव होता है, किसके द्वारा होता है बच्चों? तो पत्तियों के द्वारा होता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे चलते हैं। कीटों में उत्सर्जी अंग होता है, तो माइलपीजी नालिकाएं। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे प्रश्न नंबर 3 कह रहा अजूबा अपने किस भाग द्वारा जनन करता है? तो बच्चों वह पत्तियों द्वारा जनन करता है। आगे ध्यान दीजिएगा। अगला राइजोपस है एक कवक। चलिए आगे बोला जा रहा है आपसे परीक्षण किसे कहते हैं? तो यहाँ पर परीक्षण पूछा जा रहा है, परीक्षण किसे कहते हैं? तो मैं आपको बताता हूँ बच्चों, मेरे साथ बने रहिएगा। यहाँ आप लोग देखिए दिया है प्रश्न उत्तर नंबर 5 कॉपी पर डालना है, परीक्षण हेडिंग डालिएगा। तो परीक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन को खराब होने से बचाया जाता है। इसमें विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि सुखाना, ठंडा करना, डिब्बाबंदी और रासायनिक पदार्थों का उपयोग, है ना बच्चों। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा निसंक्रमण, कह रहा है निसंक्रमण क्या है? निसंक्रमण क्या है यहाँ देखो मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए बच्चों, पहले से इसलिए लिखा गया है, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और आप लोग वीडियो देखते नहीं हो, इसीलिए पहले से लिख दिया गया है। तो आप लोग देख लीजिए निसंक्रमण, आप लोग हेडिंग डालिएगा। निसंक्रमण वह प्रक्रिया है जिससे सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है या उनकी वृद्धि को रोका जाता है। यह विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है, जैसे कि गर्मी, रसायन और विकिरण द्वारा। ध्यान दीजिएगा बच्चों। आगे अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है प्रतिध्वनि को परिभाषित कीजिए। प्रतिध्वनि को, तो चलिए मैं बताता हूँ प्रतिध्वनि के बारे में, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? तो यहाँ पर दिया गया है, प्रतिध्वनि में बोला जा रहा है प्रतिध्वनि वह ध्वनि है जो किसी सतह से टकराकर वापस आती है। यह तब होती है जब ध्वनि तरंगे किसी कठोर सतह से टकराती हैं और परिवर्तित होती हैं, है ना बच्चों। तो चलिए अगला प्रश्न देख लो क्या कह रहा है। अगला प्रश्न बोला जा रहा है किसी वस्तु में गति के कारण कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो बच्चों गति के कारण गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो आप लोग उत्तर लिख दीजिएगा गतिज ऊर्जा, बस इतना उत्तर है, गतिज ऊर्जा आप लोग लिख दीजिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 में कहा रहा है यदि आपतन कोण 30 अंश का है तो परावर्तन कोण का मान बताइए। तो चलिए हम बताते हैं बच्चों आपको। यहाँ देखो परावर्तन कोण के बारे में आपको दिया जा रहा है। तो परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, इसलिए यदि आपतन कोण 30 अंश का है तो परावर्तन कोण भी 30 अंश का होगा, है ना बच्चों। बस आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा, आप लोग देख लीजिए। अगला प्रश्न बोला जा रहा है सरल मशीन किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 10 सरल मशीन किसे कहते हैं? तो चलिए हम सरल मशीन को थोड़ा सा देखते हैं। नीचे यहाँ पर देखो दिया गया है सरल मशीन, आप लोग देख लीजिए बच्चों। बोला जा रहा है सरल मशीन एक ऐसा उपकरण है जो कार्य को आसान बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह बल या दूरी को बढ़ाकर या दिशा बदलकर कार्य को आसान बनाता है। उदाहरण के लिए लीवर, पहिया, धुरी
पेंच, चरखी, सरल मशीनें हैं। ठीक है, तो बच्चों बस यहाँ तक हो गया आपका। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है बच्चों। प्रश्न नंबर 11 कह रहा स्थिर विद्युत प्रेरक को परिभाषित कीजिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर 11 नंबर में स्थिर विद्युत प्रेरक को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ देखो बच्चों, आपका उत्तर आपके सामने, आप लोग इसे नोट कर लीजिए और याद करते रहिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। यहाँ देखो स्थिर विद्युत प्रेरक, आप हेडिंग डालोगे, फिर लिखिएगा स्थिर विद्युत प्रेरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक आवेशित वस्तु किसी दूसरी अनावेशित वस्तु को बिना छुए आवेशित कर देती है। जब एक आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के पास लाया जाता है तो अनावेशित वस्तु में आवेश का पुनर्वितरण होता है। इससे अनावेशित वस्तु का एक भाग आवेशित हो जाता है ना बच्चों। तो बस यहाँ तक हो गया आपका। आगे बढ़िए, और वीडियो पसंद आ रही है तो बच्चों लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। यहाँ देखो प्रश्न नंबर 12 में बोला जा रहा है सीपीयू में कितने बटन होते हैं। तो बच्चों आपको पता होगा कितने बटन होंगे सीपीयू में। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देख लीजिए आप लोग, प्रश्न नंबर 12 दिया गया सीपीयू में कितने बटन होते हैं। तो बच्चों सीपीयू में 2 बटन होते हैं, आपको पता होगा। यहाँ देखो प्रश्न नंबर 12 में एक सामान्य डेस्कटॉप के सीपीयू में आमतौर पर 2 बटन होते हैं, पावर बटन और रीसेट बटन। पावर बटन में क्या होता है, यह बटन कंप्यूटर को चालू और बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है। रीसेट बटन में क्या होता है बच्चों, यह बटन कंप्यूटर को पुनः आरंभ करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह तब उपयोगी होता है जब कंप्यूटर हैंग हो जाता है या सही से नहीं काम करता है ना बच्चों। आगे अगला कह रहा है दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोली दर्पण। बस इसका उत्तर यहीं पर हो गया बच्चों। अगला कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो बच्चों आपको पता होगा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा। आगे सरौता, कैंची, झाड़ू किस प्रकार के उत्तोलक हैं। तो यह प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। किसके हैं बच्चों, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। आगे बोला जा रहा है 16 नंबर में दैनिक जीवन में घर्षण बल का क्या महत्व है। तो दैनिक जीवन में घर्षण बल का क्या महत्व है, चलिए मैं आपको बताता हूँ बच्चों। तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग डालिएगा दैनिक जीवन में घर्षण बल के महत्व। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कुछ इस तरह, आप लोग लिखिएगा दैनिक जीवन में घर्षण बल के महत्व। घर्षण बल हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके कुछ महत्व इस प्रकार हैं। चलने में सहायक, घर्षण बल हमें चलने में मदद करता है। जब हम चलते हैं तो हमारे पैर जमीन पर घर्षण बल लगाते हैं। यह बल हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। आगे दूसरी हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा, वाहनों को चलाने में सहायक। वाहनों को चलाने में सहायक, घर्षण बल वाहनों को चलाने में मदद करता है। जब वाहन चलते हैं तो उनके टायर सड़क पर घर्षण करते हैं। यह बल वाहनों को आगे बढ़ाने में मदद करता है। अगली हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा, वस्तुओं को पकड़ने में सहायक। फिर इसमें थोड़ा सा आप लोग लिख दीजिएगा, मशीनों को चलाने में सहायक। ये चौथी हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा बच्चों। चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है तड़ित। तड़ित से होने वाले 2 लाभ और 2 हानि को लिखना। किसका, तड़ित का। तो चलिए बच्चों हम लोग यहाँ पर तड़ित के बारे में 2 लाभ जान लेते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर दिया गया है प्रश्न नंबर 17, तो आप लोग लिखिएगा तड़ित से होने वाले लाभ, हेडिंग डाल लीजिएगा। नंबर 1, तड़ित वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेस में परिवर्तित कर सकती है। दूसरा, तड़ित वायुमंडल में ओजोन परत के निर्माण में मदद कर सकती है, जो हमें सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ये तो लाभ हो गया बच्चों, लेकिन अब इसके हानि भी देख लीजिए, क्योंकि हमसे हानि भी पूछा जा रहा है। तो आप लोग लिखिएगा हानि में,
तड़ित से होने वाली हानि। हेडिंग नंबर 1, तड़ित गिरने से जान माल की हानि हो सकती है। हर साल कई लोग तड़ित गिरने से मर जाते हैं, है ना बच्चों। आगे, तड़ित गिरने से आग लग सकती है। ठीक है बच्चों, चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। तो यहाँ पर पहले आप लोग 18 देखो, कह रहा अग्निशमक यंत्र का चित्र बनाकर उसके कार्य को समझाइए। तो बच्चों यहाँ पर अग्निशमक यंत्र बनाना है, तो इसे आप लोग अपने किताब में देख लीजिएगा और बना लीजिएगा, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक बच्चों, हम प्रश्न नंबर 19 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 देखो क्या कह रहा है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। तो चलिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ देखो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपका आ गया बच्चों। तो आप लोग पढ़े भी होंगे और सुने भी होंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। पहला प्रश्न यहाँ पर 19 नंबर में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आप लोग हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्देशों और डाटा का एक समूह है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। यह कंप्यूटर का वह हिस्सा है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन यह कंप्यूटर के संचालन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रकार, तो यह 2 प्रकार का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना बच्चों। तो चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 20 नंबर में बोला जा रहा है, जाड़े के मौसम में नदियों की सतह पर बर्फ जमी होने पर जल के अंदर प्राणी कैसे जीवित रहते हैं। तो चलिए देखो बच्चों कैसे जीवित रहते हैं, यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा आप लोग और इसे याद कर लीजिएगा ज़रूर बच्चों। और हाँ, मेरी राइटिंग तो नहीं गई बच्चों, लेकिन आपको राइटिंग में अच्छे से लिखना है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं जल्दी लिखा हूँ क्योंकि मुझे पेपर देना था बनाकर। जाड़े के मौसम में नदियों की सतह पर बर्फ जमी होने पर भी जल के अंदर प्राणी इसलिए जीवित रहते हैं क्योंकि बर्फ पानी के तुलना में कम घनी होती हैं, इसलिए बर्फ पानी की सतह पर तैरती हैं और पानी के नीचे एक परत बनती है। यह परत पानी को ठंडा होने से बचाती है और पानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनाए रखती है, जिससे जंतु पानी में जीवित रहते हैं, है ना बच्चों। तो चलिए हम आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न बोला जा रहा है, ऊर्जा रूपांतरण से आप क्या समझते हैं। देखो बच्चों, ऊर्जा रूपांतरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ऊर्जा रूपांतरण। यहाँ आप लोग देख लीजिए बच्चों, ऊर्जा रूपांतरण आपके सामने दिया गया है। थोड़ा सा कह रहा है ऊर्जा रूपांतरण, आप लोग हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा ऊर्जा रूपांतरण एक प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ऊर्जा को कई रूपों में बदला जा सकता है, जैसे कि गतिज ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदला जा सकता है ना बच्चों। तो अगला प्रश्न आपका सामने है, उचित मिलान कीजिए। मुकुल का मिलान कहाँ से करोगे, ईस्ट। आँख का मिलान आलू। खंडन का मिलान मेपिल। पंख का मिलान स्पाइरोगैरा और बीजाणु डबल रोटी की फफूंद। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा बच्चों, क्योंकि मैं 6 से 12 तक के बच्चों के लिए पेपर इसी तरह लाता रहता हूँ, अर्धवार्षिक वार्षिक दोनों। तो बस बच्चों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।